लॉजिकल रीजनिंग में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर जो हुआ है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ लॉजिकल रीजनिंग का भी। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो अभी स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अब इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये कौन से क्वेश्चंस है लॉजिकल रीजनिंग में? जैसे कि हमारे पास सीरीज, लेटर, सिंबल, सीक्वेंस वाले जो पोर्शन है पीएमसी सिलेबस के थ्रू, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप ये देख सकते हो, ये कोई भी सीरीज है हमारे पास। सीरीज किस तरह से है कि आपके पास क्वेश्चन है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब ये कोई भी सीरीज है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो देखना है। अगर इनकेस जूम आपका एकदम ऑफ हो गया तो आपने मुझे दोबारा से फौरन रिक्वेस्ट भेजना है। अब ये है 48, 24, 12। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आना चाहिए? इन चार ऑप्शंस में क्या होगा आंसर, वो आपने बताना है। सिंपल ट्रिक है। 48 उसका ऑफ क्या है? 24। 24 का ऑफ क्या है? 12। 12 का ऑफ क्या है? 6। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? वो है बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये भी कोई सीरीज आपको दिया है, कोई एक मतलब सीक्वेंस है लेटर सीरीज का। अब ये कोई भी सीरीज आपको दिया है। फाइंड द मिसिंग लेटर। ये जो दरमियान में मिसिंग लेटर है वो क्या हो सकता है, वो आपने देखना है। सो इसमें अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग, आपका माइंड लेवल, आईक्यू लेवल तेज हो तो आप फौरन बता सकते हो, वरना इसका इजी मेथड ये है, आप जितना भी सोचो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आर क्यू पी ये किस तरह से मिक्स नंबर्स हैं। सो इसका सिंपल इजी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप सीक्वेंस देखो, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। सो मिसिंग में क्या आना चाहिए? सिंपल अल्फाबेट्स है, कोई चेंज नहीं है। डी ई एफ जी एच आई आई जे के, तो ये सिंपल हमारे पास है। वो हमारे पास क्या होगा? जी एच आई जे के एल। जे के एल कौन सा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट आंसर? वो ये है सी, जे के एल। तो इस तरह के सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये भी एक मींस माइंड लेवल है। पेटल फ्लावर कोई क्वेश्चन है। पेटल क्या है? ये फ्लावर का कोई एक पार्ट है। सो आपने इन चार ऑप्शंस में ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है कि जिस तरह से पेटल फ्लावर का एक पार्ट है, सो इस तरह से क्या पेन पेपर का पार्ट है, क्या इंजन कार का पार्ट है, क्या कैट डॉग, क्या बॉल गेम। अब इस तरह आपको मतलब चार के चार ऑप्शंस करेक्ट नजर आएंगे, लेकिन कंफ्यूजन हमें एक ही देना है। तो सबसे करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है? सबसे करेक्ट आंसर टाइम जाए किए बगैर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब पेन जरूरी तो नहीं है, पेन मींस मार्कर वगैरह कुछ भी हो सकता है पेपर के लिए। कैट डॉग का ऐसा कोई रिलेशन आप सोचो भी नहीं हो सकता। बॉल गेम, गेम तो हर तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो बॉल हो। इंजन कार सबसे अप्रोप्रिएट है। कार मीन गाड़ी का एक पार्ट होता है इंजन, वो बहुत से वो तो जरूरी है, इंजन के बगैर गाड़ी क्या हम चला सकते हैं। तो सबसे इजी जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारे पास इंजन। सो कार, इंजन, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। जैसे कि फ्लावर, पेटल फ्लावर का पार्ट है, तो सबसे अप्रोप्रिएट इंजन कार का एक पार्ट है। टाइम लिमिट मेरा जूम का एंड हो रहा है, अगर इन केस ऑफ हुआ तो आपने फौरन मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉज इफेक्ट का जो पार्ट 6 है पीएमसी सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग का। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट का शायद लास्ट क्लास में मैं करवा चुका हूँ एक क्वेश्चन। कॉज मींस वजह, इफेक्ट मींस असर होना। आसान सिंपल डेफिनेशन है, एक वर्ड्स मीनिंग आप समझ ले। मींस कॉज मींस वजह, इफेक्ट मींस असर होना, किसी वजह से किसी चीज पे असर होना, किसी कॉज की वजह से किसी चीज किसी काम पे इफेक्ट होना, असर डालना, वो सिंपल कॉज इफेक्ट है। अब जैसे कि पहला है ऑल दी कॉलेजेस इन द सिटी एट टू कीप क्लोज्ड फॉर 3 days अ वीक। सारे कॉलेजेस को बंद करना है 3 दिन के लिए हफ्ते में। दूसरा पार्ट है मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द लोकल कॉलेजेस। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने लोकल कॉलेजेस छोड़ दिए हैं। अब स्टेटमेंट में जो ऑप्शंस है, 4-5 ऑप्शंस, उसमें आपने क्या बताना है
क्या पहला कॉज है, क्या दूसरा कॉज है, क्या पहला इफेक्ट है, क्या दूसरा इफेक्ट है, क्या दोनों इफेक्ट्स है, क्या दोनों कॉज है। मींस क्या पहला सेंटेंस कोई वजह है, क्या दूसरा कोई वजह है, क्या पहला सेंटेंस किसी वजह से कोई असर है, क्या दूसरा किसी वजह से कोई असर है। तो आपके ज़हन में सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, आप इसे बेशक सोचें, तो मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। अब पहला है ऑल द कॉलेजेस इन द सिटी एट टू कीप क्लोज्ड फॉर 3 वीक्स 3 डेज अ वीक। इन सारे कॉलेजेस को बंद करना है 3 दिन के लिए, एक हफ्ते में। सही। दूसरा है कि मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द लोकल कॉलेजेस, स्टूडेंट्स ने लोकल कॉलेजेस छोड़ दिए हैं। क्या पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई लिंक है, या क्या दूसरे सेंटेंस का पहले सेंटेंस से कोई लिंक है? ऐसा कोई भी लिंक नहीं है। पहला जो है कि भाई कॉलेजेस, जो कॉलेज है वो बंद रहेंगे हफ्ते में 3 दिन। क्यों बंद रहेंगे? अब देखिए, किसी कोई कॉज का ये इफेक्ट है, कोई वजह होगा जो ये बंद होगा, कोई वजह की वजह से ये असर आ रहा है जो हम कॉलेज बंद कर रहे हैं। सो मीन्स ये एक इफेक्ट है, किसी वजह से कोई असर होना है, ये कोई वजह नहीं है, तो ये हुआ इफेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द कॉलेजेस, मैनी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, वो कॉलेजेस छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़े हैं? कोई वजह होगा जो छोड़ा है, मीन्स कोई कॉज होगा जो उस पे इफेक्ट हो रहा है, कोई वजह होगा जो उस पे असर हो रहा है। तो ये भी कोई वजह नहीं है, किसी वजह से जो असरात डालना है, किसी वजह से ये काम हो रहा है, सो ये भी एक इफेक्ट है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों हमारे पास क्या है, ये इफेक्ट्स है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। जो तीसरा डॉट है सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये जो सी है ये सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिपेंडेंट कॉजेज वाला क्यों मैंने सेलेक्ट किया? वो इसलिए कि पहला स्टेटमेंट अपने लिए कोई एक वो है, रीजन है। दूसरा जो स्टेटमेंट है मैनी स्टूडेंट्स वाला, वो अपने लिए एक इफेक्ट है, वो अलग है। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऊपर वाला स्टेटमेंट किसी और वजह से बंद हो रहा है, नीचे वाला कोई और वजह है जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस छोड़ रहे हैं। सो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। इसलिए थर्ड करेक्ट आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब ये क्वेश्चन है, Which word does not belong to others? वो कौन सा वर्ड है जो ऐसा वर्ड जो इन चारों में सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो? आसान अल्फाज में वो क्या हो सकता है? इंच क्या है? एक लंबाई है, लेंथ के लिए है। सेंटीमीटर थर्ड क्या है? वो भी एक लेंथ के लिए हम यूज करते हैं। मीटर लेंथ के लिए है। डी पॉइंट यार्ड, यार्ड भी हमारे पास क्या है, वो भी एक मतलब लंबाई के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर फुट आ जाए है, वो भी लंबाई के लिए, लेंथ के लिए यूज होता है। सो इंच, सेंटीमीटर, यार्ड, ये तो सारे लेंथ के लिए हुए, मींस लंबाई के लिए हुए। एक चीज चेंज है, सेकंड पार्ट बी किलोग्राम, किलोग्राम किस लिए है? वो मास के लिए है। तो वो कौन सा वर्ड है जो सबसे डिफरेंट है? वो है किलोग्राम। सो बी आपके पास क्या है, वो करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये भी लेटर सैम्बल सीरीज की तरह है। Which of the following diagrams correctly represent lion, elephant and animal? 3 चीजों का जिक्र किया है, lion, elephant और animal। वो कौन सा डायग्राम है इन 4 ऑप्शंस में जो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों को जाहिर कर रहा है? तो ये मींस एक माइंड लेवल है, आपको किस तरह से करेक्ट आंसर इसमें मिल रहा होगा। सबसे आसान मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूं इसका। अब देख ले, पहला आप यहां से समझ ले, एनिमल एक पूरा हमारे पास क्या है, एक एनिमल है। क्या लॉइन अलग है एनिमल से? क्या एलिफेंट अलग है एनिमल से? नहीं, लॉइन भी एनिमल का हिस्सा है, एलिफेंट भी एनिमल का हिस्सा है, लॉइन भी एनिमल का हिस्सा है। अब देख लो, ये पूरा हुआ एनिमल, लॉइन भी एनिमल का हिस्सा है, एलिफेंट भी एनिमल का हिस्सा है। अब इस शेप को देखो, आपके पास कौन सा करेक्ट आंसर है?
ए आपके पास करेक्ट आंसर है। तो इस तरह समझना है कि लॉयन एनिमल में लॉयन भी आता है और एलिफेंट भी आता है। एनिमल मीन जानवर, जानवर में तो दोनों आते हैं। सो इस तरह से आपने ड्रा करके आपने समझना है कि ए आपके पास क्या है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब ये भी फिगर्स है, जैसे कि नॉन वर्बल डेफिनेशन है उस तरह है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो कौन सा फिगर है जो अलग है, सबसे अलग है, वो क्या हो सकता है। अब देखो ए पार्ट, आप ऊपर देखो नीचे देखो और सारे ओरिजेंटल लाइंस है, ऊपर नीचे सेम बॉक्सेस है। यहाँ पर देख लो ऊपर नीचे सेम है, यहाँ पर देख लो ऊपर नीचे सेम शेप है। ई में देखो ऊपर नीचे सेम शेप सेम है। डी में आप देखते हो ऊपर और नीचे इसका डिफरेंट है। सब में जो ओरिजेंटल शेप है वो सेम है, ऊपर भी नीचे भी। एक वाहिद डी है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंट है, तो वो एक दिखना है, एक फिगर जो सबसे अलग हो। सबसे अलग क्या है, डी है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब ये भी हमारे पास सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कोई भी स्टेटमेंट कुछ ना लिखा हो, सारा माइंड लेवल गेम है। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया है, देखिए ये कोई भी कलर्स है, ये उसका ब्रश है, पेंट, ये आपके पास सिंपल क्या है, थ्रेड, धागा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका ये मतलब है कि अगर पेंटिंग के लिए इस कलर्स का पेंट हम कर रहे हैं, उसका जो रिलेशन है वो जितना स्ट्रॉन्ग ब्रश के साथ ही तो पेंट किया जाता है। सो धागे के साथ, थ्रेड के साथ सबसे वो क्या चीज होगा जो इसके साथ उसी तरह रिलेशन रखता है जैसे ब्रश का पेंट के साथ है। सो यहाँ पर क्या कैंची है, क्या ब्रश है, क्या ये कमीज है, सबसे एप्रोप्रिएट ए है। आप नीडल में, सुई में धागा डालेंगे तो ये सारे काम होंगे। जिस तरह पेंट के लिए ब्रश जितना जरूरी है, उसी तरह धागा को यूज करने के लिए आपके साथ सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, नीडल, सुई ही तो होनी चाहिए। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर ए आपके पास करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस आप देख लो, यहाँ पर ये कौन सा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। एक रोटेशन, फिर दो रोटेशन, फिर तीन रोटेशन, फिर रिपीट हुआ है, फिर दो हो गए। मीन जो डबल थे वो डबल यहाँ पर क्या हुए, वो फिर दो दाने मीन्स डबल हो गए। ये जो दो क्लॉकवाइज रोटेशन है ये यहाँ पर डबल हो चुका है। नीचे आप स्टेटमेंट देखो, आइडेंटिफाई एनी पैटर्न और ट्रेंड्स इन द सीक्वेंस, द एरोज ऑल पॉइंट क्लॉकवाइज, the number of arrow shapes within each square increased by 1 each time। एक ही इंक्रीज करना है। फिर इस लास्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, ये हुआ, फिर एक इंक्रीज, फिर एक इंक्रीज। फिर इस सीक्वेंस को यहाँ पर आप देख लो, जिसको हमने 2 टाइम्स लिखा है, फिर इसी 2 टाइम्स को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो सिर्फ एक क्लॉकवाइज रोटेशन में आपने एक इंक्रीज करना है। अगर ये 2 है, अब इस सीक्वेंस में मैं बता रहा था कि 2 ये है, 2 ये है। अब इसके बाद सीक्वेंस में यही सीक्वेंस ही तो रिपीट होगा। यहाँ पर लिखा है नीचे इंक्रीज्ड बाय 1, नीचे लिखा है इंक्रीज्ड बाय 1, तो एक ही इंक्रीज होगा। अगर यही सीक्वेंस यहाँ पर होगा तो इस एक ही क्लॉकवाइज रोटेशन में एक ही इंक्रीज होगा। अगर ये 2 है तो यहाँ पर एक इंक्रीज होगा, ये हो जाएंगे 3, और ये वाला सीक्वेंस यहाँ पर उसी तरह ही होगा। तो हमने मतलब ये है बताने का कि एक इंक्रीज करना है रोटेशन, बस एक एरो इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से ई हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर इसको आप इससे कंपेयर कर लो तो देखो एक एरो ही हमने इंक्रीज करना है। सो ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऑप्शो स्क्रीन शेयर हो रही होगी। विच आंसर ऑप्शन कंप्लीट द सीक्वेंस, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस क्या है इसमें आप देख लें, मैं डायरेक्ट बताता हूं। यहाँ पर है 1, ये हुए 2 मींस 1 का डबल, 2 के बाद ये हुए 4, 2 का डबल, 4 के बाद ये हुए 8,
4 का डबल 8, तो 8 का डबल यहाँ पर क्या होना चाहिए 16। सो आपने इन सब को काउंट करना है, जिस ब्लॉक में 16 होंगे वो करेक्ट आंसर होगा। सो ई हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है जहां तक मैंने देखा है। आप बेशक इसको बाद में काउंट कर लो जब मैं अपलोड कर लो यूट्यूब में। सो ये 16, इसके बाद जो ऑप्शन होगा वो वाले होंगे जिसमें ये जो डॉट्स है ये 16 होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, which two answer options are identical? Identical means same. इन ए बी सी डी ई में कौन से दो एक जैसे है? आप हर एक को देखेंगे तो आपको हर एक सेम सेम नजर आएगा। सो आप 1 को देखेंगे, बी सी डी ई को देखेंगे। सो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आप बाद में बेशक तसल्ली से देख ले बी और डी ये बिल्कुल दोनों सेम है। आप ए देखेंगे सबसे डिफरेंट है, सी देखेंगे सबसे डिफरेंट है, ई देखेंगे वो सबसे डिफरेंट है। सबसे जो सेम है वो हमारे पास क्या है, वो बी और वो डी। तो कौन से दो है? जब अगर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो किस पे आपने टिक करना है? बी और डी हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिकल है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। Which two answer options are identical? जो स्टेटमेंट वाले जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, आज मैथमेटिकल और डायग्राम्स के आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग की डिफरेंट स्टेटमेंट्स टाइप्स भी देखेंगे। सो जो मौका मिल रहा है उसी के साथ ही करेंगे सब कुछ। Which two answer options are identical? कौन से दो आइडेंटिकल है? आप एक दूसरे के साथ इसको कंपेयर करते जाएंगे। सो जब एंड में आप देखेंगे सो ए और डी ये दोनों एक जैसे हैं, बी सी ई डिफरेंट है। सो इसका आंसर क्या है? ए और डी आइडेंटिकल है। अब इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी देख, हमारे पास क्या है, सीरीज है हमारे पास एक लेटर सीरीज हमने देखा ए बी सी के फॉर्म में। अब इसमें क्या है, सारा माइंड का गेम है। अगर 2 इज इक्वल टू 8 है, 5 इज इक्वल टू 25 है, 7 42 है, तो 9 क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बता सकते हैं। आसान मेथड है। आप थोड़ा सा इस पे दिमाग बंद करते हो तो आप क्या फील करते हो? देखिए यहां पर आप देख सकते हो 81 एक क्वेश्चन आंसर आया। 2 4 8, 5 5 25, 7 6 42, 9 को किस चीज से हम कैंसिल करेंगे? 9 को। 9 का आंसर क्या हो सकता है आपके ख्याल में? 2 4 8, 2 5 5 25, 7 6 42, 9 7 अगर आप सीक्वेंस देखो यहाँ पर तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस क्या होगा? 2 4 8 4, फिर 5 5 5, फिर 7 6 फिर 9 7 4 5 6 7, तो 9 7 63। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो हमारे पास 63 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें तो आंसर आपके सामने है, तो डिटेल भी इसमें लिखा गया है कि इफ 3 इज इक्वल टू 12, इफ 4 इज इक्वल टू 20, इफ 5 इज इक्वल 30, तो 7 किस चीज के इक्वल होगा? इसका आंसर ऑलरेडी मौजूद है। देखिए सेम नंबर्स देखने हैं। 3 3 9, 9 प्लस 3 12, 4 4 16, 16 प्लस 4 20, 5 5 25, 25 प्लस 5 30। फिर इसके बाद क्या है? 7 हमने देखना है। 7 7 49, 49 और 7 56, तो बी 56 हमारे पास क्या होगा? वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है, which letter when replaced with the letter C in the following words forms completely new word? ये 4 वर्ड्स दिए हैं। इन 4 वर्ड्स में आप सी को हटा लो, सी खत्म कर लो। उस सी को खत्म करने के बाद इन 4 ऑप्शंस में
आप कौन सा अल्फाबेट ऐड करते हो आपको एक नया वर्ड मिलता है। वो नया वर्ड क्या हो सकता है? तो आप इसमें जितना भी सोचेंगे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जब सी को आप खत्म करते हो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सी खत्म कर लो, सो आप जितना भी इसमें दिमाग लड़ाओ, करेक्ट आंसर इसका है बी, एस। सी हटाओ एस लगा लो, सेफ। सी हटाओ एस लगा लो, सेट। सी हटाओ एस लगा लो, सैंडल। सी आप हटाओ एस लगा लो तो सेफ हो जाएगा। सो नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है कि which letter when eliminated from the following words results in meaningful word। इन चार में से वो कौन सा अल्फाबेट है जिसको आप निकाल दो, सिर्फ निकालना है, कोई नंबर ऐड नहीं करना, आप सिर्फ उसमें एक अल्फाबेट निकाल दो, आपको एक नया वर्ड मिलेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा, खुद से उन वर्ड नहीं बनाना। तो सबसे आसान आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बी, आर। अब एबाइडर में आप आर निकाल दो, एलिमिनेट कर लो, एबाइड मीनिंगफुल वर्ड। रेड में आप आर निकालो, एड मीनिंगफुल वर्ड। इसमें क्या है देखो, एब्रिविएटेड ऑलरेडी कंप्लीट है वर्ड, इसमें कोई चेंज आपने नहीं करना। एबनॉर्मलाइज्ड, आर मौजूद है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो क्योंकि एबनॉर्मलाइज्ड ऑलरेडी क्या है, वो एक पूरा कंप्लीट वर्ड है। अगर आप आर को यहां से मतलब वो कर लो, एलिमिनेट कर लो, आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलेगा। एब्रिविएटेड में आप आर हटा दो, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलेगा। सो एब्रिविएटेड और एबनॉर्मलाइज्ड ऑलरेडी मीनिंगफुल वर्ड है। इन दोनों में आप आर एलिमिनेट कर लो, एड, आर एलिमिनेट कर लो, एबाइड, सो नया मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। सो बी, आर करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय सप्लाइंग ओनली अ सिंगल लेटर। आपने एक नया वर्ड बनाना है कि अगर आप इसमें एक वर्ड, एक लेटर, एक अल्फाबेट सिर्फ ऐड करते हो तो वो क्या होगा। इसका भी करेक्ट आंसर बी है, आर। मैं आप सोचोगे तो दिमाग इसमें टाइम जाया होगा। आर जब आप ऐड करेंगे, इसमें आप स्टार्ट में आर लिखेंगे तो बन जाएगा रेस। यहाँ पर आर स्टार्ट में लिखेंगे, ये बन जाएगा रेट। यहाँ पर आर आप एंड में लगा लो ई के साथ, तो ये बन जाएगा केसर। सो क्या हुआ, नए वर्ड्स बने। ये क्वेश्चन है, विच लेटर व्हेन एलिमिनेटेड स्टिल रिजल्ट्स मीनिंगफुल वर्ड्स। वो कौन सा अल्फाबेट है अगर इन तीन वर्ड्स में आप निकाल दो, सो आपको इनमें फिर भी एक वर्ड बनेगा जो मीनिंगफुल होगा। सो सबसे इजी है, आप डी हटा लो, डी एलिमिनेट कर लो, बी करेक्ट आंसर है। अब देख लो, बैंड में आप डी निकाल लो, बैन, न्यू वर्ड बना, मींस मीनिंगफुल वर्ड बना। बेड में आप डी निकालो, बी बना, इंग्लिश में पढ़ा है बी, बी बना, नया वर्ड बना। एबाइडेड में आप डी निकाल दो तो एबाइड बना। सो डी जब आप एलिमिनेट करते हो तो आपको न्यू मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है, which letter when added to the following words forms completely new word। वो कौन सा अल्फाबेट है अगर आप इनमें ऐड कर लो तो आपको एक नया वर्ड बनेगा, नया मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। सो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, बी, आर इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? अब हीट में आप ए के साथ आर लगाओ, हर्ट। एड के साथ, एड के स्टार्ट में आप आर ऐड कर लो, रेड। यहाँ पर आप आर शुरू में लगा लो, रेस। यहाँ पर टी के साथ आप आर लगाओगे तो बन जाएगा ट्रिक। सो आर को आप इन चारों वर्ड्स में ऐड कर लो तो आपको नए न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स आपको मिलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। क्वेश्चन है कि इफ दिस इज द सीरीज, एक सीरीज दिया है, विच अल्फाबेट आर इन ब्लैंक स्पेस। ये जो ब्लैंक स्पेस है वो क्या होगा। करेक्ट आंसर आप सिंपल सीक्वेंस है, देख ई, ए, बी नहीं है, सी डी, फिर ई नहीं है, एफ जी, फिर एच नहीं है, आई जे, देखो आई जे आ गया, फिर क्या बनेगा आई जे, फिर के नहीं है तो क्या बना, एल। सो आई जे एल आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। दोबारा देख ले, ए, बी नहीं है, सी डी, ई नहीं है, एफ जी, एच नहीं है, आई जे, तो ए ऑप्शन देखो आई जे, फिर के मिस करना है तो एल, तो आई जे एल
ए आपके पास क्या है वो करेक्ट आंसर होगा। सो ये रहा हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यही चीज आपको दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मैं कल परसों में ये अपलोड कर दूंगा। न्यूमेरिकल स्किल्स का भी जो पढ़ा है, लॉजिकल रीजनिंग का भी जो पढ़ा है, सो आप उसमें दोबारा लेक्चर्स में देख सकते हो। दोबारा बताना चाहूँ, फिजिक्स आपका अगर वीक है तो कंसेप्चुअली लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, कुछ लेक्चर्स फिजिक्स के चैनल में, आप वो भी देख सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप काइंडली आप सुल्तान साहब को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।